ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे हम लोग क्लास 10th का, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट क्लास का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था हमारा? पोल में आंसर करते रहिए जैसे आप कर रहे हो। तो टॉपिक क्या था? संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, गुणांकों के अनुपात की तुलना करके हम कैसे पता करते हैं कि संगत होगा कि असंगत होगा, उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, कितने हल होंगे, काफी सारी चीजें हमने रिलेट किया। ठीक है, तो एक बार मैं सारी चीजों को रिकॉल करवाता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली कह रहा हूँ, मान लो हमारे पास दो समीकरण लिख रखे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, व्यापक रूप। मान लो पहला समीकरण लिखा है a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, दाएं साइड में 0 लिख दिया। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो तीन कंडीशन हमें याद रखना है। अच्छा, स्क्रीन रुक रही है क्या? एक मिनट, एक बार मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूं। ओके, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे पहले पता चल जाएगा और मैं बता भी दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आओ। तो यहाँ पर बोलेंगे सर अगर ऐसा दो समीकरण लिखा रहे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो पहला चीज हमने ये देखा था, अगर हमारा कुछ ऐसा मिलता सर a1 बटा a2 हमने निकाला और b1 बटा b2 निकाला, ठीक है, मतलब x के गुणांक और y के गुणांकों की अनुपात निकाला, और ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है। अगर कुछ ऐसा आता है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, पहला कंडीशन तो यही था। अगर कभी ऐसा आता है तो यहाँ से हम लोग तीन कंक्लूजन निकालते हैं, तीन चीज बोल सकते हैं। पहला चीज आप क्या बोलोगे कि सर इसके कितने हल नो होंगे? सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसके नो अद्वितीय हल। सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, मतलब इसका सिर्फ एक हल यूनिक होगा। ठीक सॉल्यूशन। है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर एक हल, सिर्फ एक हल, और सिर्फ एक हल का ही नाम था अद्वितीय हल। चलो मैं इसको हल मिटा ही देता हूँ, अद्वितीय हल ही लिख देता हूँ। सिर्फ एक हल कहने का मतलब होता है अद्वितीय हल। मैं लिख रहा हूँ अद्वितीय हल। इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो तो यूनिक सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड चीज बोलोगे सर अद्वितीय हल कहने का मतलब, एक हल कहने का मतलब इसके जो लाइन बनेंगे वो एक क्या होंगे बताइए? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी होंगे, है ना। लाइन जो होगा प्रतिच्छेदी होगा क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पर काटेगा। एक हल होने का मतलब एक पॉइंट पर काटेगा। तो इसका लाइन अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, दो लाइन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक बिंदु पर काटेगा ये, क्योंकि एक हल है तो एक बिंदु पर काटेगा। लाइन कैसा बनेंगे? आप बोलोगे सर इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और थर्ड चीज आप ये बोलोगे, थर्ड हमारा जो कंक्लूजन निकलता है, इसलिए संगत होगा कि असंगत होगा। तो आप कहोगे सर एक हल है ना, अगर हल है तो संगत है। ठीक है, हल है, इसको संगत युग्म कहेंगे। तो ये जो युग्म है इसको संगत युग्म कहते हैं। इस पेयर को हम लोग संगत कहते हैं, समीकरण को नहीं कहते। इन दोनों पेयर को कहते हैं संगत युग्म, कंसिस्टेंट पेयर। अगला कंडीशन, अगला केस हमारा कुछ ऐसा बनता है। अगर हमने क्या किया, a1 और a2 निकाल, a1 बटा a2 निकाला और b1 बटा b2 भी निकाला, अभी दोनों आपस में बराबर आ गए, इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो c1 बटा c2 भी निकालेंगे। ठीक है, अब c1 बटा c2 निकाला तो c1 बटा c2 हमारा इसके बराबर आ गया। तीनों ही अगर आपस में बराबर आ गए तो फिर यहां से तीन कंक्लूजन निकलेगा। पहला चीज तो ये बोल सकते हैं सर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, या फिर अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अपरिमित हल लिख दे रहा हूं, यानी कुछ भी लिखो, अपरिमित हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल, अनगिनत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, सारा चीज सही है। अपरिमित हल कहने का मतलब इसका जो लाइन बनेगा, इसका लाइन कैसा बनेगा? संपाती। संपाती। तो यहाँ पर संपाती बनेगा। बोलेंगे एक के ऊपर दूसरा लाइन चला जाएगा सर। पहला ग्राफ को आप बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और दूसरा लाइन जब बनाओगे तो बिल्कुल इसी के ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल इसी के ऊपर चला जाएगा। तो अगर एक के ऊपर एक जा रहा है इसका मतलब कुछ ऐसा कंडीशन, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेकों बिंदु होंगे जो दोनों ही पॉइंट पर है, दोनों ही लाइन पर है, सॉरी। इसी को कहते हैं संपाती। ठीक है, इसी को कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे संपाती रेखा है ये। और तीसरा चीज, संगत होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अनेक हल है मतलब हल है तो संगत होगा, तो इसको हम संगत कहेंगे। और संपाती के केस में ऐसे वाले संगत को एक और नाम बताया था, आश्रित। ठीक है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, आश्रित संगत युग्म। ठीक है, युग्म भी लिख दो जैसा अभी किसी ने लिखा है, आश्रित संगत युग्म।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, संपाति को किसको, आश्रित हम किसको कहते हैं, संपाति को कहते हैं या फिर प्रतिच्छेदी को कहते हैं? तो आश्रित हमेशा संपाति को कहते हैं, यानी कोइंसिडेंट को कहते हैं। तीसरा कंडीशन हमारा कुछ ऐसा था कि हमने क्या किया, थर्ड केस a1 बटा a2 निकाला और ये b1 बटा b2 के बराबर आ गया, तो कुछ नहीं पता चलेगा, हम c1 बटा c2 भी निकालेंगे और यहाँ पर ये बराबर के नहीं आया, ये बराबर नहीं आया, मतलब a1 बटा a2 तो b1 बटा b2 के बराबर है, लेकिन वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, कुछ ऐसा आता है। इन दैट केस में 3 कंक्लूजन आपका निकलेगा। यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका आप ऐसे याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा आता है एक बार आप बोल रहे हो सर बराबर, एक बार बोल रहे हो बराबर नहीं, तो ये कंक्लूजन, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, एक बार बराबर कहते हो, बराबर नहीं कहते हो, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर कहेंगे सर इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन कहने का मतलब इसका लाइन कैसा बनेगा, इसका लाइन रेखा, समांतर रेखा है ना। आप कहोगे सर यहाँ पर कोई हल नहीं, मतलब कोई भी बिंदु पर काटेगा नहीं इसके लाइन। ठीक है, पहला ग्राफ आप बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, आज बनाकर इसको वेरीफाई भी करेंगे, लास्ट क्लास में बस मैंने बता दिया था। ठीक है, याद करवा दिया था एक तरीके से, आज इन सभी चीजों को मतलब वेरीफाई करेंगे। पहला लाइन बनाया कुछ ऐसा बना, दूसरा लाइन जब बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसी के पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, पैरेलल जाने का मतलब समांतर रेखा, आप कहोगे सर ये समांतर रेखाएं बन रही है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, पैरेलल लाइन बन रहा है। और थर्ड कंक्लूजन मिलेगा सर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, कोई हल नहीं है, तो इसको असंगत युग्म कहते हैं, यानी इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर हो सकता है। अब यहाँ पर समझिएगा, अब मैंने जिस सीक्वेंस में आपको बताया ना, एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हमेशा उसी सीक्वेंस में आपसे पूछा जाए, इतनी चीज आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाए कि अगर हमारे पास संपाती रेखाएं बन रही है दो समीकरण युग्म के, तो कंडीशन क्या होगा। हो सकता है कि आपसे संपाती रेखा के लिए पूछ ले कि उसके हल कितने होंगे, हो सकता है आपसे पूछ ले कि प्रतिच्छेदी रेखाओं का कितना हल होता है, तो आपको उससे प्रतिच्छेदी रेखाओं का अद्वितीय हल होगा। तो इसमें से सारी चीजें पूछी जा सकती है। समांतर रेखाओं के केस में कितने हल होते हैं, तो आप बोलोगे कोई हल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज करके रखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से, क्लियर। अब हो सकता है कि सीधे कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा जाए, या हो सकता है कि हमें समीकरण ही लिख कर दे दिया जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लास्ट क्लास में प्रैक्टिस भी किया था, मान लो ऐसा क्वेश्चन, मैं सीधे सीधे समीकरण लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हमने लिखा 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ लिख दिया 4x प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये दो समीकरण लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये संगत है कि असंगत है, यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा बनेंगे, सारी चीज मुझे कंक्लूजन बताइए। तो आप क्या बोलोगे, पहले ये बताओ कि संगत है कि असंगत है। संगत है। कितने हल होंगे इसके, कितने हल होंगे, दो ही हल, एक हल, अनेक हल, या फिर कोई हल, अद्वितीय हल। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सिंपली आपको करना क्या है, ये आप क्या करो, पहले वाले समीकरण को समीकरण नंबर 1 बोल दो, दूसरे वाले को समीकरण 2 बोल दो। अब पहले वाले के सामने कुछ ऐसा लाइन लिख दो, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। हमेशा इतना लिखना होगा आपके एग्जाम में। इसके सामने ये लिख दो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए, a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारे चीज लिखिए। तो पहले समीकरण को देखिए, इन दोनों को आप तुलना करोगे, इन दोनों को आप तुलना करके बोलोगे a1 b1 c1 का वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को आप तुलना करिए, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर a1 का वैल्यू कितना दिख रहा है, x का गुणांक पहले समीकरण को देखना है, तो a1 का वैल्यू 2 दिख रहा है, b1 का वैल्यू कितना दिख रहा है मुझे बता दो आप लोग, -3 दिख रहा है, y का गुणांक, और c1 का वैल्यू मुझे साफ दिख रहा है सर 8 है, कांस्टेंट वाला, अचर वाला टर्म। अब a1 b1 c1 तीनों लिख दीजिएगा, अब a2 b2 c2 लिखो। ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखना है आपको, बस a2 b2 c2 लिखना है। तो आपको सर a2 कितना है, अब दूसरे वाले समीकरण को देखेंगे, अब दूसरे समीकरण को देखेंगे, इससे तुलना कर लेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से बोलेंगे सर a2x का गुणांक जो कि 4 दिख रहा है, b2y का गुणांक जो कि मुझे 9 दिख रहा है, और c2 कांस्टेंट वाला टर्म, अचर वाला टर्म 10 दिख रहा है। ठीक, अब आप तुलना करिए, यहाँ पर कंपेयर कीजिए, a1 बटा a2 निकालिए, a1 बटा a2 साफ आप एक के नीचे दूसरा लिखोगे, काफी जल्दी जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 2 बटा 4,
ठीक है, 2/4 को सिंप्लीफाई करके आपने 1/2 बोला, बिल्कुल सही था आपका। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो A1/2 आया हमारा 1/2। तो ये हमने लिखा सर A1/A2 जब निकाला तो हमारा 1/2 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, B1/B2 निकालेंगे। अब जब B1/B2 हमने निकाला तो B1 दिख रहा है -3 और B2 दिख रहा है -1/3 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आएगा -3/9। तो -3/9 कहने का मतलब क्या हुआ, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये बन गया -1/3 ऐसा कुछ। तो A1/A2 और B1/B2 निकालने के बाद C1/C2 निकालने की जरूरत है क्या? नो सर। C1/C2 की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे कि हमें साफ दिख गया सर A1/A2 1/2 आया और B1/B2 1/3 आया माइनस का, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला केस बन रहा है। तो अगर ये वाला केस बन रहा है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या क्या लिख सकते हैं। पहला चीज बोलोगे सर इसके अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अभी बताया था अद्वितीय हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। सिर्फ एक हल होने का मतलब इसका लाइन जो बनेगा सर प्रतिच्छेदी बनेगा। अब इसमें से कुछ भी पूछा सकता है कि लाइन कैसा बनेगा, तो बोलना प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। ठीक है, डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन क्या पूछेगा। आपसे पूछा है कि संगत है कि असंगत है, एक हल है तो एक हल है तो संगत है। ठीक है, इसको हम संगत कहेंगे। ठीक है, तो इसको संगत कहेंगे। क्या ये आश्रित वाला केस है, क्या ये डिपेंडेंट होगा? नो सर। नहीं, ये डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट ये प्रतिच्छेदी रेखा आ गया ना, डिपेंडेंट तो संपाती रेखा होती है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, ये गलत नहीं लिख रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैंने कुछ गलत बताया है। सिंपली आप ये मैं बता रहा हूँ प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बताया कि लाइन कुछ ऐसा बन रहा है हमारा। ठीक है, लाइन कुछ ऐसा बनेगा प्रतिच्छेदी। ठीक है, चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये मुझे बताइए, इसका आंसर आप लोग देना, उसके बाद मैं पोल करवाऊंगा। अगर मैं एक समीकरण लिख दिया 3x - 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मैं यहां लिख रहा हूं 15x - 35y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ये कैसा होगा बताइए? इसका हल होगा कि नहीं होगा, बस इतना बताओ। इसका हल नहीं होगा। नहीं सर। मतलब आप कह रहे हो हल नहीं होगा मतलब असंगत है ना? यस सर। आप कह रहे हो हल नहीं होने का मतलब असंगत। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? इसका कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा और समांतर रेखाएं बनेंगी। समांतर रेखाएं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सारा चीज बताया, मैं क्या कर रहा हूँ इसको वेरीफाई करके देखते हैं सारी चीजें। इक्वेशन 1 और 2 लिख दिया, समीकरण 1 के सामने वही काम। देखो अगर आप भूल जाते हो ना A1 B1 C1 से कोई कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे लिखो AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, ये तो याद करना ही पड़ेगा। अब पहले वाले समीकरण में 1 1 1 लगा दो A1 B1 C1, और दूसरे वाले में 2 2 2 लगा दो A2 B2 C2। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर आप सभी के सही आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप इसको लिखिए A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर करिए, कंपेयर करोगे तो A1 का वैल्यू आपको दिख जाएगा, मैं थोड़ा फास्ट लिख दे रहा हूँ, A1 का वैल्यू अब दिख जाएगा आपका 3, B1 का वैल्यू आपको दिख जाएगा -7 और C1 का वैल्यू आपको दिख जाएगा पहले समीकरण में अचर वाला पद 9। A2 का वैल्यू आपको दिखेगा, दूसरे समीकरण को देखोगे तो A2 का वैल्यू आपको दिखेगा 15, ये वाला 15। B2 का वैल्यू आपको दिखेगा, यहाँ पर B2 है y का गुणांक, तो यहाँ पर दिख रहा है -35। C2 का वैल्यू कितना है, C2 है कांस्टेंट वाला सम टर्म दूसरे वाले समीकरण का, तो 18। ठीक है, तो ये मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से आप तुलना करिए, कंपेयर करिए, अनुपात निकालिए। A1/A2 निकाला तो A1/A2 आपको दिख जाएगा 3/15। 3/15 कहने का मतलब 3 से कटेगा, ये 3 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये मिल गया 1/5। ठीक है, A1/A2 हमारा आया 1/5। अब मुझे बताइए आप B1/B2 हमने अगर निकाला क्या मिल रहा है? B1 है -7 बटा -35, -7 बाई -35 अगर करेंगे तो माइनस है तो माइनस कट ही जाएगा, और 7 से 35 कट जाएगा, एक वे 5 बार, 7 पंजे 35। हमें दिख गया A1/A2 जो है सर B1/B2 के बराबर है, तो यहाँ से कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं। ठीक है, तो एक टर्म और बढ़ गया हमारा। ठीक है, तो आप कहेंगे C1/C2 भी निकालिए, तो इस केस में हम C1/C2 भी निकालेंगे। C1/C2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा सर 9/18, और ये कितना मिल रहा है 1/2, 9 से कट जाएगा 2 बार, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है सर A1/A2 जो है
वो B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं, C1/C2 के बराबर नहीं। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट ये C1/C2 के बराबर अरे एक नहीं बार है। मैंने और फिर इस क्वेश्चन वाला कर केस का दीजिए। जो भी कंक्लूजन था आपको याद करवाया था, सारी चीज यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको सर ऐसे केस में हमने बोला था, इस वाले केस को हमने बोला था कि ये कोई हल नहीं होगा। ठीक है, एक बार बराबर का साइन आना, एक बार बराबर का साइन नहीं आना, ये इंडिकेट करता है इसके कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, सेकंड चीज आप कह सकते हो सर कोई हल नहीं होना मतलब असंगत होना। ठीक है, असंगत और युग्म होगा ये। और रेखा कैसा बनेगा, तो कोई हल नहीं मतलब कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कहीं नहीं काटेगा। तो आप कहोगे सर इसका लाइन जो बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा, यानी समांतर रेखाएं बन जाएंगी इसके। ठीक है, समांतर। इसमें से जो भी आपसे पूछा जाएगा वो ऑप्शन में क्लिक करना, या फिर सारी चीज आप लिख सकते हो कंक्लूजन। क्लियर? तो इतना सारा चीज अगर क्लियर है आपका, तो बिल्कुल आप मुझे वाई लिख के बताइए। कोई भी सवाल आपके मन में है तो बिल्कुल आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो, कोई भी डाउट है तो। सर हाँ जी बताइए। यहाँ से C1 ये तीसरे नंबर वाले से समझ नहीं आया, यहाँ तीसरा वाला नहीं आया, तीसरे नंबर वाले से ये C1/C2। C1/C2। ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ पर देखो A1/A2 आपने निकाला, B1/B2 आपने निकाला। ठीक है, 1/5 आ गया। C1/C2 हम निकालेंगे तो C1 का वैल्यू 9 है और C2 का वैल्यू 18 है। तो C1/C2 करेंगे तो 1/2 आएगा, 9 दूनी 18 होता है ना। तो C1/C2 किया तो 1/2 आया। तो मुझे ये दिख रहा था कि A1/A2 जब निकाला तो 1/5 आया, B1/B2 निकाला तो 1/5 आया, जबकि C1/C2 1/2 आया। मतलब A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन C1/C2 उसके बराबर नहीं आया। तो अगर कभी ऐसा केस आता है तो देखो यहाँ पर मैंने सारी चीज बता रखी है, लास्ट क्लास में बताया था कि ये वाला केस को आपको देखना है। ठीक है, ये वाला केस। तो A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर है और C1/C2 के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में कोई हल नहीं होता, समांतर रेखा बनती है और असंगत युग्म होता है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये कंक्लूजन जो सारी इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लेट ज्वाइन की हो या फिर लास्ट क्लास मिस की हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। चलिए, तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई भी बच्चा हड़बड़ी नहीं करेगा, आराम से आप लोग क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए। ठीक है, रिकॉल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर ऐसे कंडीशन दिए रहेंगे तो आप क्या बोलोगे। चलिए, क्वेश्चन पोल आपको थोड़ी देर के बाद दिखेगा, पोल आपको थोड़ी देर के बाद दिखेगा, हड़बड़ी नहीं करना है। चलो, अभी पोल मैंने ऑन किया है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को आंसर करने की। कंडीशन में लिख दे रहा हूँ, कंडीशन क्या बोला गया है यहाँ पर, बहुत ही क्लियर बोला गया, दो समीकरण युग्म में कंडीशन दिया गया है हमारा कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं। तो ये कंडीशन को देखकर आप क्या बोलोगे, इसके अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अपरिमित हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं। ट्राई करो। तो यहाँ पर 16 आंसर आए, 16 में 13 सही है। आपको जो लगता है वो आंसर कीजिए। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं 26 आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। क्लास में भी 30 बच्चे हो, 4 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैक्सिमम आंसर सही है, कुछ जो गलत है वो सही हो जाएगा अभी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से देखिएगा क्या कंफ्यूजन हो रहा है, बताइएगा। लास्ट 10 सेकंड रुकते, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 27 आंसर आ चुके हैं। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हो ना, थोड़ा देखो आपका काफी चीज मिस हो गया है, रिवीजन मिस हो गई पूरी। ठीक है, तो बस थोड़ा पहले ज्वाइन करिए, 7 बजे से आपका टाइम है, आप देखो 7:20 पे ज्वाइन कर रहे हो, काफी लेट हो।
सर मेरा पोल ही नहीं खुल चलिए रहा। सोनिया, आपका माइक ऑन है, बंद कर दो अपना माइक। पोल नहीं खुल रहा, नेटवर्क का इशू हो सकता है, फिर तो वेट कर लो, या फिर जब चैट ऑन करूंगा तो चैट में लिखिएगा इन दैट केस। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। ऑलमोस्ट आंसर मुझे दिख रहा है कि सभी का आंसर आ ही चुका है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर 29 बच्चों के आंसर आए हैं। क्लास में जितने बच्चों, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है। कितना आंसर सही है? 29 में 22 आंसर सही है। मतलब 7 आंसर आपका गलत हुआ है, कुछ बच्चों का आंसर गलत है। यहाँ पर देखते हैं क्या रीजन रहा गलत होने का। देखो यहाँ पर सीधे सीधे कंडीशन ही तो दे दिया ना, कि अगर दो समीकरण युग्म में a1/a2 जो है b1/b2 को तो बराबर है, यहाँ पर लिखा गया है बराबर का साइन, और यहाँ बराबर का साइन नहीं। मैंने बहुत ही क्लियर आपको बोला है कि अगर एक बार बराबर आता है, एक बार बराबर नहीं आता है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत बनेगा, समांतर रेखा बनेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर असंगत है, इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं करने का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो कंडीशन ही है ना, सीधे गलती से क्लिक हो गया ऑप्शन ए पर, इसका कोई उपाय नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, बस ध्यान से कर सकते हैं, आगे के क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर इसका कोई हल नहीं है, फिर आपका पोल गड़बड़ हो जाता है, फिर वो चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई बात नहीं, होते रहता है ये सारी चीजें। तो आपका आंसर आएगा कोई हल नहीं। क्लियर, समझ में आया? बस कंडीशन हमें सर सीधे याद करना था। वो जो हाँ जी लास्ट बताइए। पेज था आपने स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, एक बार वो दिखाना फिर से। चलो ये पेज के आप स्क्रीन, उससे बेटर चलो मैं ये पेज दिखा देता हूँ। इस पेज के आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था शायद। एक मिनट रुकना बस। ठीक है, इस पेज के सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसमें ये काफी अच्छा पेज है, इसमें सारी चीजें डिटेल लिखी गई है। ठीक है, हर एक चीज इसमें कवर हो जा रहा है। बस यहाँ पर एक चीज मिस हो रहा है, इसको आप लिख लो। इस वाले पेज पे ना, यहाँ पर आप एक मैं लिख दे रहा हूँ, आश्रित। ठीक है, ये आश्रित का केस बनता है, संपाति वाला। ठीक है, चलो एक बार क्लास के एंड में भी इसको दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ले लिया था ना सभी ने स्क्रीनशॉट? चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। अब यहाँ पर कंडीशन नहीं दिए गए। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन ना दिया जाए, है ना, कुछ आपको पूरा सॉल्व करने के लिए बोला जाए। तो सारी चीजें आप लिखिए अपने कॉपी में, सॉल्व करिए, देखिए क्या हल होगा इसका। अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अपरिमित हल होगा, इनमें से कोई नहीं। समीकरण क्या लिखा है? समीकरण दिया गया है पहला 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा समीकरण मैं इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ 2x - y + 9 = 0। ठीक है, तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसमें देखिए इसका कैसा हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो सिखाया है लिखिए अपने कॉपी में, सॉल्व करके आंसर कीजिए, हड़बड़ी करने के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करके ही आंसर देना। ठीक है, तो 4 आंसर आए हैं और चारों आंसर सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सभी लोग हड़बड़ी करेंगे, आराम से करो। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्या होगा यहाँ पर? तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 सारी चीजें आप लिखिए और उसके बाद चलो मैं बैठा हूँ, आपको नहीं बैठे रहना है, आप सभी को वर्क करना है, और आंसर कर दिया है तो बस वेट करो। तो अभी तक 20 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। पहले वाले समीकरण को हम A1x + B1y + C1 से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। दूसरे वाले को हम A2x + B2y + C2 से तुलना करेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालेंगे, हाँ अनुपात निकालेंगे, वहां से आपका आंसर मिलेगा। ठीक है,
देखिए कौन सा कंडीशन मिल रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के कंपेयर में। 24 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। रुकेंगे ओनली 20 सेकंड, चलो 20 सेकंड और है, काफी है इतना समय, क्योंकि अगर 24 बच्चों ने आंसर दे दिया मतलब इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 15 सेकंड, 15 सेकंड और, 15 सेकंड, 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। हाँ जी, जाइए अभी जाकर आंसर करो, आपने अगर अभी तक नहीं किया है। 5 4 3 2 1। चलो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूं। यहाँ पर आप, अच्छा यहाँ पर कुछ आंसर कम नहीं दिख रहे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों ने किया था? शायद 29 बच्चों ने किया था ना। इस क्वेश्चन का आंसर 26 बच्चों ने किया है, 3 बच्चे कुछ रह गए हो। चलो एंड करते हैं, इतना टाइम काफी है, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखो चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं दोनों ही समीकरणों को एक नए पेज पर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो, पहला समीकरण जो लिखा था मेरा सब, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। इसकी तुलना हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। इसकी तुलना हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक, कंपेयर करके लिखिए a1 b1 c1 का वैल्यू। आप लोग मुझे बताओगे चैट में a1 b1 c1 का वैल्यू कितना है? एक ही मैसेज में लिख दो बस, a1 b1 c1 का वैल्यू। ठीक है, ये बस लिखना है आपको, जैसे 3,2,8 ऐसे करके। ठीक है, तो a1 का वैल्यू क्या मिलेगा सर? x का गुणांक पहले समीकरण का। ठीक है, पहले समीकरण में a1 का वैल्यू 6 दिख रहा है। ठीक है, 6 दिख रहा है। b1 का वैल्यू कितना दिख रहा है? b1 y का गुणांक होता है, तो b1 का वैल्यू 3 या माइनस का 3? माइनस का 3। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर माइनस का 3 लिखिए, 3 नहीं लिखना, यहाँ पर गुणांक -3 है। ठीक है, और c1 का वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो ये बस ध्यान रखिएगा कि माइनस साइन के साथ गुणांक लिखते हैं। a2 का वैल्यू जब लिखोगे तो आपको सर a2 कितना है? x का गुणांक दूसरे समीकरण का, तो यहाँ पर आपका मिलेगा 2। y का गुणांक, यहाँ पर b2 का वैल्यू कितना मिलेगा? b2 जो है सर y का गुणांक है दूसरे समीकरण का, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 से गुना है y जो गुना है 1 से गुना है, और 1 से गुना है तो यहाँ लिखेंगे 1, लेकिन साइन नेगेटिव है तो ये कहेंगे माइनस का 1। अगर मैं माइनस y लिख रहा हूँ तो इसका गुणांक कितना बनता है? -1 बनता है। ठीक है, ये पहले बताया आपको कई बार। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। उसके बाद c1 का वैल्यू कितना बोलो, c2 का वैल्यू कितना बोलोगे? c2 का वैल्यू आपका 9 दिख रहा है, कांस्टेंट वाला टर्म ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से आप अनुपात निकालिए, ये इतना आप लिख लियो तो a1/2 निकालिए, तो एक 6/2 आएगा। a1/2 निकाला, 6/2 आया, इसको डिवाइड किया 6 को 2 से, तो मिल गया सब 3। a1/2 3 मिल रहा है। b1/b2 निकालिए, तो b1/b2 दिख रहा है, b1 का वैल्यू -3, b2 का वैल्यू -1, तो -3/-1। सॉल्व किया, माइनस से माइनस कट गया और आ रहा है आपका 3। तो मुझे दिख रहा है सर a1/a2 b1/b2 के बराबर आ गया। बराबर आ गया तो और काम करेंगे, c1/c2 भी निकालेंगे। c1/c2 निकाला, कितना आ रहा है? c1/c2 आ रहा है 10/9। c1 का वैल्यू 10, c2 का वैल्यू 9, तो 10/9 आ गया। तो यहां से हमें दिख रहा है सर a1/a2 जो है वो b1/b2 को तो बराबर आया, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कंक्लूजन कौन सा निकल रहा है, कंडीशन कौन वाला है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट ये जो है c1/c2 के बराबर नहीं है। और ये कंडीशन का मतलब क्या, ये मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया है। एक बार बराबर का साइन, एक बार बराबर का साइन नहीं, अगर ऐसा पेयर बन रहा है इसका मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी में, ऐसा लिखा गया था कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। इसमें आपसे अगर कोई पूछे तो आप बोलना सर ये संगत भी होगा, क्योंकि कोई हल नहीं होने का मतलब संगत होगा, और लाइन इसका समांतर बनेंगे। अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसका दोनों ही लाइन समांतर रेखा बन जाएगा, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। क्लियर, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही था। क्लियर, तो बस हमने क्या किया, कंडीशन निकाला, कंडीशन से डिसाइड कर लिया। ठीक है,